हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। यानी कि भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, या फिर प्रिपेयरिंग एन एनुअल बजट, यानी कि जो एनुअल बजट है उसको तैयार करना। एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, यानी कि जो वित्तीय मामले हैं उस पर राष्ट्रपति को सलाह देना। या फिर एलोकेशन ऑफ फंड्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन स्टेट्स, यानी कि जो संघ और के मंत्रालय जो भी राज्य की निधि है उनका विनिधान करना। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें कि वित्त आयोग का क्या काम है, तो फ्रेंड्स जैसे कि हमें पता है कि फाइनेंस का क्या काम होता है, फंड प्रोवाइड करना, फंड का अच्छे से एलोकेशन करना। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट है। सेंटर और स्टेट दोनों में हमारे जो भी हम रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इसका मेन काम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एगमार्क इज, आपने सुना होगा फ्रेंड्स कि आप कोई भी प्रोडक्ट बाजार से खरीद के लाते हो तो आप सबसे पहले उस पे एक निशान देखते हो जिसको आप एगमार्क बोलते हो। तो एगमार्क क्या होता है? अ कोऑपरेटिव ऑफ एग प्रोडक्शन, यानी कि अंडों को पैदावार की एक कोऑपरेटिव, या फिर सिस्टमैटिक मार्केट, यानी कि एक व्यवस्थित मार्केट। नेक्स्ट है फार्मर्स कोऑपरेटिव, किसानों की कोऑपरेटिव, या फिर क्वालिटी गारंटी पीस फॉर थिंग्स लाइक एग, मिल्क एक्सेट्रा, यानी कि जो प्रयोग करने वाली जो चीजें हैं उनकी क्वालिटी की गारंटी देना, जो कि आप एग में, मिल्क में देखते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। एग मार्क हमें बताता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो कितनी क्वालिटी का है, ये सही क्वालिटी का है या नहीं। तो ये क्या बताएगा हमें? ये एग मार्क बताता है। हम कभी किसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो सबसे पहले हम एग मार्क चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द इकोनॉमी इन इंडिया, यानी कि इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है। सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड है, सिंगल इकोनॉमी है, या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ना ही प्रॉपर सोशलिस्ट है, ना ही प्रॉपर कैपिटलिस्ट है, ये मिक्स्ड है हमारी, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन 1995 दे वर नेशनलाइज्ड बाय ज्वाइनिंग द प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। वन बैंक वर आल्सो रीनेम्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैंक, यानी कि फ्रेंड्स 1955 में बंगाल, मद्रास और बम्बई बैंक को मिलकर प्रेसिडेंसी बैंक बनी थी जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और ये एक बैंक बनी थी, इसके बाद जो प्रेसिडेंसी बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था उसको एक नया नाम दिया गया। वो नाम क्या है? पंजाब नेशनल बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर पंजाब एंड सिंध बैंक है। तो फ्रेंड्स, ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनी थी हमारी, और इन प्रेसिडेंसी बैंक के को नेशनलाइज करने के बाद एक बैंक स्टैब्लिश की गई थी जिसको नाम दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते भी हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1955 में हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैक्सिमम पूछिए मैम नंबर्स। तो मैक्सिमम नंबर्स हैं 20, 50, 7 एंड इंडेफिनिट। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन सी कंपनी है। ये प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 50% होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता अंशधारी होते हैं जिनको हम इंग्लिश में इक्विटी शेयर होल्डर भी बोलते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर कौन से होते हैं? ये कस्टमर होते हैं कंपनी के ओनर होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, या मैनेजर होते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है बी, ये कंपनी के स्वामी होते हैं। इनको कंपनी के अंदर जो भी मीटिंग्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। लेकिन अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उसके बाद अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड बचता है या कोई प्रॉफिट बचता है तब इनको डिविडेंड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश आवंटन खाता है यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किस तरह का खाता है। फ्रेंड्स, आपने 3 तरह के अकाउंट पढ़े होंगे 12th में, जो थे पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता, एक्चुअल अकाउंट यानी वास्तविक जिसको हम रियल अकाउंट भी बोलते हैं, एंड थर्ड था हमारा नाम मात्र का खाता। तो उसके बेसिस पे आपको ये आंसर करना है। आपको पता होगा पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट वो वाले अकाउंट होते हैं जिसमें किसी पर्सन का या फिर किसी पर्सन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका अकाउंट आता है। जैसे कि सुधीर का खाता, सुशील का खाता, ये हो गए पर्सन के।
और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं जो कि पर्सन या फिर पर्सन के ग्रुप को क्रिएट करते हैं, जैसे कि कोई कंपनी हो गई, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का कोई क्लब का अकाउंट है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस का कोई अकाउंट है, तो वो हमारे पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। वास्तविक खाता यानी एक्चुअल या फिर रियल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, और कुछ ऐसे अकाउंट भी आते हैं इसके अंदर जिनको हम टच नहीं कर सकते। टच करने वाले होते हैं जैसे कि हमारे फिक्स एसेट्स, और जिनको हम टच नहीं कर सकते वो आते हैं हमारे ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एंड गुडविल। नेक्स्ट आता है हमारा नाम मात्र का खाता। नाम मात्र का खाता जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जो होते नहीं है लेकिन हम उनको क्रिएट कर देते हैं, जिनको हम फिक्टिशियस बोल सकते हैं। तो ये वास्तव में होते नहीं है लेकिन सौदों के स्वभाव को बताते हैं, जैसे कि वेजेस। अब वेजेस को हम कोई वेजेस हम जिसको टच नहीं कर सकते या फिर इस वेजेस को हम देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया है वेजेस अकाउंट। मजदूरी खाता, बीमा खाता, तो ये सारे अकाउंट जो हैं हमारे, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसके बेसिस पे अंश आवंटन खाता आपको क्या लगता है? तो इसका राइट आंसर है ए, जो कि है व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाता नाम किया जाता है, यानी जब शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? यो भी याचना की बकाया रकम से क्रेडिट या डेबिट किया जाता है, याचित रकम से यानी कॉल्ड अप कैपिटल से उसमें एंट्री होगी, पेड अप कैपिटल से उसमें एंट्री होगी, या अंशों के मूल्य से यानी जो शेयर का जो टोटल प्राइस है उससे होगी वो एंट्री। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जब हम अंशों को हरण करते हैं तो अंश पूंजी खाता हमारा जितनी भी कॉल्ड अप कैपिटल है यानी जो हमने मांग ली है उससे हमारा ये खाता किया जाता है डेबिट। नेक्स्ट है, हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर पूंजी दी गई छूट को क्रेडिट किया जाता है। तो बताइए किस खाते से उसको क्रेडिट किया जाता है? शेयर डिस्काउंट अकाउंट से, शेयर फॉरफिचर्ड अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, या नन ऑफ द अबव? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी। जब भी हम शेयर को पुनर्निर्गमन करते हैं तो जो भी हमारा जब हम जो भी छूट देते हैं तो उससे हमारा शेयर फॉरफिचर्ड अकाउंट जो है वो क्रेडिट करते हैं हम वहां। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन पर डेबिट किया जाएगा, यानी कोई भी ऐसे डिवेंचर्स हैं जिसको सब्सिडी सिक्योरिटी के रूप में इश्यू किया गया है तो उसको डेबिट किससे किया जाएगा? डिवेंचर अकाउंट से, बैंक अकाउंट से, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से, या नन ऑफ द अबव? तो बताइए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। उसको डिवेंचर सस्पेंड अकाउंट से वहां पे डेबिट किया जाएगा क्योंकि वो सब्सिडी सहायक प्रतिभूति है उसकी। हमें अभी नहीं पता कि आगे जाके हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, तो एक तरह से ये हमारे लिए सस्पेंस की तरह है, तो इसको हम डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से डेबिट करते हैं। प्रधान और अभिकर्ता का संबंध होता है, यानी कि ओनर और एजेंट का रिलेशन क्या होता है, किस में होता है? सोल ट्रेड में, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी संगठन में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है साझेदारी संगठन। साझेदारी संगठन के अंदर पार्टनर ओनर और एजेंट का रिलेशन होता है, जिसमें कि एजेंट जो होते हैं वो उनके पार्टनर्स कहलाते हैं और पार्टनरशिप फर्म ओनर की तरह काम करती है। पूर्ति के नियम का आशय, यानी लॉ ऑफ सप्लाई मीन्स क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बोथ ऑफ द अबव, या नाइदर ऑफ द अबव? तो पूर्ति के नियम का क्या आशय है? तो फ्रेंड्स, पूर्ति के नियम का यहाँ पर आशय है क्वालिटेटिव, जो कि हमारा ऑप्शन 2 है करेक्ट। नेक्स्ट है, सम विच्छेद बिंदु से क्या आशय है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स। आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, या फिर बी प्रॉफिट एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, सी लॉस एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, या फिर 4 नाइदर ऑफ द अबव? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है प्रोडक्शन और सेल्स लेवल पर। हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को बताता है जहां पर ना तो हमें प्रॉफिट होता है ना ही हमें लॉस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विक्रय मूल्य की कमी से क्या प्रभावित होता है? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द सेलिंग प्राइस रिडक्शन? ए इक्विलिब्रियम पॉइंट, बी सिक्योरिटी लिमिट, सी कंट्रीब्यूशन, या डी ऑल ऑफ द अबव?
तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स जब भी हम किसी प्रोडक्ट के प्राइस के मूल्य को कम करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा नहीं हो सकता, ना ही हमारा सिक्योरिटी लिमिट हो सकती है, अंशदान कंट्रीब्यूशन भी हमारा इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये सारे पॉइंट को हम इंक्लूड करना पड़ेगा, सिर्फ एक पॉइंट को लेकर नहीं बोल सकते कि इस पे डिपेंड करेगा या फिर इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारे ही पॉइंट हमारे जो प्राइस का जो मूल्य डाउन होगा उस पर इम्पैक्ट करेंगे। तो इसका राइट आंसर है 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है व्यावसायिक अर्थशास्त्री सहायता करता है यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है टू इंक्रीज प्रॉफिट, टू इंक्रीज लॉसेस, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि हम जब भी किसी बिजनेस को करते हैं तो वो बात अलग है कि अब आज जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव बन गया है वो हो गया है फर्स्ट सर्विस सेकंड प्रॉफिट, लेकिन ओवरऑल फिर भी हम प्रॉफिट की ही बात करते हैं। कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि उसकी फॉर्म जब भी वो इस्टेब्लिश कर रहा है, क्योंकि सबको पता होता है कि स्टैब्लिश टाइम में ही हम प्रॉफिट लेके नहीं चल सकते, क्योंकि नई नई फॉर्म है, उसको मार्केट में स्टैब्लिश होने में टाइम लगेगा, गुडविल बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी वो ये एक्सपेक्ट करता है उसको फर्स्ट ईयर से ही प्रॉफिट हो। तो अर्थशास्त्री की सहायता वो लेता है, तो अर्थशास्त्री क्या हेल्प करेगा, हमारे लाभ को बढ़ाने में हेल्प करेगा, वो इस तरह की प्लानिंग करेगा, उसी तरह के वो सारी प्रोसेसिंग करवाएगा बिजनेस में जिससे कि प्रॉफिट हो, तो लॉस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 जो कि है लाभों को बढ़ाने में। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की इस वीडियो का, व्यवसायिक अर्थशास्त्री उत्तरदायी होता है यानी बिजनेस इकोनॉमिस्ट जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उपरोक्त दोनों के प्रति या उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 जो कि है उपरोक्त दोनों के प्रति, क्योंकि एक बिजनेस इकोनॉमिस्ट को प्लानिंग करनी पड़ती है, समाज के साथ साथ राष्ट्र को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जो जिस भी एरिया में वो काम कर रहा है उस एरिया के लोगों को उसे लिटरेट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, उनको ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट के प्राइस रखने पड़ेंगे, उनके वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ इस तरह से काम करना पड़ेगा कि वो जो हमारा जो राष्ट्र है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करे, तो दोनों के प्रति उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोवन प्लान इज अ, तो रोवन प्लान किस तरह का प्लान है, ये एक इंसेंटिव प्लान है या फिर मोटिवेशन करता है, टास्क प्रोवाइड करता है या फिर वर्क के लिए है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, ये एक इंसेंटिव प्लान है, रोवन प्लान के अकॉर्डिंग इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाइंग द जॉब इज अ बेसिक पार्ट ऑफ, यानी किसी भी जॉब को आइडेंटिफाई करना ये किसका पार्ट है, जॉब एनालिसिस का, ग्रुप का, रेंज का या फिर प्रॉब्लम का। फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए जो कि है जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट है विच मीन्स डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ द वर्क डन बाय द इंडिविजुअल। तो ऑप्शंस हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, टास्क, एक्शन और रिवॉर्ड। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जॉब रीडिजाइन इंक्लूड्स, यानी जो जॉब है वो रिडिजाइन के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, प्रोवाइडिंग टास्क क्लोजर, पर्सन, सिस्टम या फिर कास्टिंग। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, इसके अंदर प्रोवाइडिंग टास्क क्लोजर को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं एचआरएम इन्वॉल्व्स, यानी एचआरएम के अंदर क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती हैं, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, रेम्युनरेशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। एचआरएम के अंदर एम्प्लॉय ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड रेम्युनरेशन सभी चीजों को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिंज बेनिफिट्स इंक्लूड, यानी फ्रिंज बेनिफिट्स के अंदर किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है, फाइनेंशियल फैसिलिटी, हाउसिंग, हेल्थ या ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। फ्रिंज बेनिफिट के अंदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल यानी कि हाउसिंग और हेल्थ हर तरह की फैसिलिटीज को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलफेयर इज एसोसिएटेड इन एचआरएम, यानी वेलफेयर जो है वो किससे एसोसिएटेड है, स्टाफ से, प्रोडक्ट से, सर्विस से या फिर रोल से। तो फ्रेंड्स वेलफेयर किसका होगा, स्टाफ का होगा, तो वेलफेयर जो है एचआरएम में वो स्टाफ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है रिक्रिएशन इज मोर क्लोज टू, तो रिक्रिएशन किससे ज्यादा मोर क्लोज है, फ्रिंज बेनिफिट से, ग्रुप से, बैंक से या फिर नेचर से। फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, फ्रिंज बेनिफिट से रिलेटेड है रिक्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मींस, यानी कि वर्क पार्टिसिपेशन और मैनेजमेंट जो होता है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस है ड्यूटी, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, सिक्योरिटी या फिर रिस्क। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी जो कि है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पार्टिसिपेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शंस हैं, तो पार्टिसिपेशन जो है वो किस फॉर्म में इंक्लूड है? कलेक्टिव बार्गेनिंग है, रिस्क है, वेजेस है या फिर रेटिंग है? तो फ्रेंड्स ये रिलेटेड है कलेक्टिव बार्गेनिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अ मेथड ऑफ, तो प्रोग्राम किस तरह का मेथड है? सिलेक्शन, ट्रेनिंग प्रोग्राम, अप्रेजल या रिपोर्ट? तो फ्रेंड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात की जाती है तो ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर जॉब में रहते हुए किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उसकी जो भी एबिलिटी है, जो उसकी स्किल्स है उसको इनहेंस करने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंकिंग मेथड इज, तो रैंकिंग किस तरह का मेथड है? सैलरी, परफॉर्मेंस अप्रेजल, टास्क या सर्वे? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, रैंकिंग एक तरह का परफॉर्मेंस अप्रेजल है जो कि इसके अंदर एम्प्लॉय को रैंक दी जाती है कि उसने पास्ट ईयर से इस ईयर में कितनी रैंक उसने अचीव की है, यानी कितना इंप्रूवमेंट हुआ है उसके वर्क में। नेक्स्ट है, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड इज अ मेथड ऑफ, तो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड किस तरह का मेथड है? परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, लॉस या फिर मार्केट? तो फ्रेंड्स क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड एक तरह का परफॉर्मेंस अप्रेजल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नीड ऑफ एसोसिएशन इज अ, तो नीड ऑफ एसोसिएशन किस तरह का है? मोरल नीड है, सोशल नीड है, प्रॉब्लम है या फिर कॉन्फ्लिक्ट है? फ्रेंड्स जब भी हम किसी के साथ एसोसिएशन की बात करेंगे तो वहां पे सोशल नीड आएगी, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन इज, तो जो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है वो किस में आता है? जॉब रोटेशन, प्रमोशन, वर्क या सेपरेशन में? तो फ्रेंड्स जब भी हम जॉब फाइनेंशियल वो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन की बात करेंगे तो इसके अंदर जॉब रोटेशन आएगी, इसमें जॉब को रोटेट कर दिया जाता है जिससे कि उसको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मेरे जो एम्प्लॉयर है या फिर जो भी मेरा बॉस है वो मुझ पे ट्रस्ट करता है, इसलिए उसने मेरी जॉब को रोटेट किया है, तो एक मोटिवेशन का बहुत अच्छा मेथड है। नेक्स्ट है, जॉब फैक्टर इंक्लूड्स, जॉब फैक्टर में किस किस को इंक्लूड किया जाता है? सस्पेंशन, वेजेस, सैलरी? तो फ्रेंड्स जॉब फैक्टर के अंदर ये सभी को इंक्लूड किया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। सस्पेंशन जॉब फैक्टर का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वेजेस भी जॉब फैक्टर में आती है क्योंकि वेजेस से ही डिसाइड होता है, और सैलरी भी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट है, डिसिप्लिनरी एक्शन इज, तो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो किस तरह का एक्शन है? ले ऑफ है, प्रमोशन है, एक्टिविटी है या फिर राइट है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ए, ये एक तरह का ले ऑफ है। नेक्स्ट है, मेथड ऑफ मेरिट रेटिंग इज, तो मेरिट रेटिंग जो है वो किस तरह का मेथड है? पॉइंट मेथड है, रैंकिंग प्रोसीजर है, ग्रेडिंग मेथड है या फिर ऑल ऑफ दीज? फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है मेरिट रेटिंग हमारा जो है वो ऑल ऑफ दीज है, इसको हम पॉइंट मेथड, रैंकिंग प्रोसीजर और ग्रेडिंग मेथड ये सभी तरह से यूज किया जाता है। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अंडर दिस अप्रोच एवरी एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन रिसोर्स? ए ह्यूमन रिसोर्स, बी ह्यूमन रिलेशन, सी जुडिशियल या डी ग्रुप? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका डी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ, यानी कि फ्रेंड्स इकोनॉमिक प्लानिंग किसका एसेंशियल फीचर है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, सोशलिस्ट का, मिक्स्ड इकोनॉमी का या फिर डुअल इकोनॉमी का? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन टू, जो कि है हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये हमारा पार्ट होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सिस्टम, यानी कि चाइना है वो किस सिस्टम का एग्जाम्पल है? मिक्स्ड इकोनॉमी का, सोशलिस्ट, कैपिटलिज्म या फिर नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स चाइना जो एग्जाम्पल है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि इसमें से कौन सा इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है? ऑप्शंस है कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, चेंजेस इन पेटेंट लॉज या फिर नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी का इसमें से कौन सा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है? ऑप्शन है को एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, सेकंड है को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, थर्ड है असाइनिंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ एग्रीकल्चर एंड हैवी इंडस्ट्री या फिर को एग्जिस्टेंस ऑफ रिच एंड पुअर, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी में फ्रेंड्स क्या होता है? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पर
यहाँ पर इसके अंदर हम अगर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करेंगे तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को ही इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाएगी, दोनों ही बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, यानी कि व्हाइट रिवोल्यूशन के फादर किसे कहे जाते हैं या कौन जाना जाता है? वी कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, जेपी नारायण या बाबा आमटे? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन वी कुरियन को व्हाइट रिवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट है ई बिजनेस मीन्स, यानी कि ई बिजनेस का क्या मतलब होता है? फर्स्ट है डूइंग बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सेकेंड है ऑर्डरिंग फॉर गुड्स थ्रू टेलीफोन, यानी थर्ड है ओनली बाइंग दी गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू बिजनेस करना ई बिजनेस का पार्ट कहा जाता है या फिर ई बिजनेस का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है an economy is at the take off stage on its path to development when it, यानी कि एक इकोनॉमी टेक ऑफ स्टेज पे होती है जब वो स्टेगनेंट होती है, स्टेडी ग्रोथ में होती है, लिबरलाइज्ड होती है या फिर गेट्स मैक्सिमम फॉरेन एड। तो फ्रेंड्स कोई भी इकोनॉमी टेक ऑफ स्टेज पे तब होगी जब वो स्टेडी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, वहां पर वो जो भी इकोनॉमी है वो टेक ऑफ स्टेज में रहेगी। नेक्स्ट है अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज डिफाइंड है, यानी कि ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो क्या बताती है? कैरिंग आउट प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री, या फिर हैविंग सेल इन मोर देन वन कंट्री, थर्ड ऑप्शन है हैविंग अ मल्टी एथनिक वर्कफोर्स, या फिर हैविंग सप्लायर्स इन मोर देन वन कंट्री। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, कैरिंग आउट प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री, यानी कि कोई भी कंपनी जो एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में अपना प्रोडक्शन कर रही है तो वो प्रोडक्शन करती है, सेल करती है, तो वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कही जाती है। नेक्स्ट है लेसेस फेयर पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन, यानी कि लेसेस फेयर पॉलिसी है वो कहाँ अडॉप्ट की गई? सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में, या फिर कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में? तो फ्रेंड्स लेसेस फेयर जो सिस्टम है ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में फॉलो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाफ्टा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि नाफ्टा किसका एग्जाम्पल है? कॉमन मार्केट का एग्जाम्पल है, कस्टम यूनियन का, इकोनॉमिक कम्युनिटी का, या फिर फ्री ट्रेड एरिया का? तो फ्रेंड्स नाफ्टा जो एग्जाम्पल है वो कॉमन मार्केट का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है नो प्लानिंग कैन स्टार्ट विदाउट सेटिंग, यानी कि कोई भी प्लानिंग हम नहीं कर सकते बिना किसी को सेट किए, तो वो क्या चीज है? बजट, ऑब्जेक्टिव्स, पावर, या नन ऑफ द अबव? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, जो कि है बजट। बिना बजट को वो बिना ऑब्जेक्टिव को सेट हुए हम प्लानिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए प्लानिंग को करने से पहले सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर ही हम प्लानिंग को स्टार्ट कर पाएंगे।